देखो यार, मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, क्या हो अगर ब्लैक बियर्ड के पास सैटर्न की पावर्स आ जाएं? सोच के परेशान हो रहे होगे ना, लेकिन मेरा यहाँ पे उसकी डेविल फ्रूट पावर्स या फिर उसकी हाकी एबिलिटीज से लेना देना नहीं है। मेरा यहाँ पे कंसर्न है कि अगर उसके पास सैटर्न जितना एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर आ जाए तो आखिर वो क्या क्या करेगा। अभी करंट की स्टोरी लाइन में उसका गोल बहुत ही ज्यादा क्लियर है, क्योंकि किसी भी हालत में वो बीहाइव आइलैंड को एक गवर्नमेंट आइलैंड बनाना चाहता है ताकि उसे मरी जॉयस का एक्सेस मिल जाए। बट आखिर वो ऐसा करना क्यों चाहता है, और आज की वीडियो इसी के बारे में है। सो वेलकम बैक टू न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन प्ले सुपर। और आज बहुत टाइम के बाद हम बात करने वाले एक बहुत ही मजेदार थ्योरी के बारे में, एंड ये वाली थ्योरी हमारी रिलेटेड है टू ब्लैक बियर्ड एंड सैटर्न। जो कुछ भी रिसेंट के टाइम में ब्लैक बियर्ड के क्रू ने किया उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अभी प्रेजेंट में हमारा एग हेड आर्क चल रहा है एनिमे और मांगा दोनों में, एंड हमने चैप्टर नंबर 1079 में देखा था कि वन ऑफ द ब्लैक बियर्ड पायरेट शिप एग हेड की तरफ आ रही है। बट उस टाइम पर हमें ये नहीं पता चला था कि वहां पर कौन आ रहा है। अभी करंट के मांगा में ये हुआ है कि हमें पता चल चुका है कि एग हेड आइलैंड पर कौन आया था। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में सोचे थे कि शायद ब्लैक बियर्ड यहाँ पर प्लान कर रहा है कि इस पूरी लड़ाई के बीच में वो घुस जाए या फिर वो उसका फायदा उठा ले और सैटर्न को डिफीट करके उसके डेविल फ्रूट पावर्स को चुरा ले। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली में आइलैंड पर आए थे वैन ऑगर और कैटरीना डेवॉन, और इन्होंने ज्यादा कुछ किया भी नहीं। डेवॉन ने लिटरली बस जाके सैटर्न को टच किया और फिर वो वहां से चले गए। और लास्ट में सैटर्न ने जब पूछा कि तुम लोग चाहते क्या हो, तो उसने बोला पूरी दुनिया, दैट्स इट। लेकिन आखिर ये सब करने के पीछे ब्लैक बियर्ड का यहाँ पर फायदा क्या हो रहा है, आखिर वो ये सब क्यों करना चाह रहा है? देखो भाई, यहाँ पर बात ऐसी है, डेवॉन के जो पावर्स हैं वो उसे एबिलिटी देते हैं कि वो किसी की भी तरह से दिख सकती है। मतलब जब वो सैटर्न का रूप ले लेगी तो ब्लैक बियर्ड अपने प्लान को पूरा कर पाएगा, जो कि है हचिनोसु को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज किंगडम बनाने का, जो कि वो कोबी को ट्रेड करके करने वाला था। और ब्लैक बियर्ड को पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी भी कोबी के बदले उससे डील नहीं करेगी, क्योंकि कोबी एक नॉर्मल मरीन है। तो ब्लैक बियर्ड का प्लान था कि वो किसी बड़े बंदे को कैप्चर करे। तो ब्लैक बियर्ड का यहाँ पर प्लान था कि वो किसी बड़े बंदे को कैप्चर करे फ्रॉम मरीन्स, जो कि आगे चल के हुआ भी। उसने गार्प को कैप्चर कर लिया है बाय यूजिंग कोबी एज ए बेट। बट फिर भी एक डाउट था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट गार्प के बदले ट्रेड करेगी कि नहीं, क्योंकि गार्प तो वैसे भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता है। सो ब्लैक बियर्ड को कोई और तगड़ा बंदा चाहिए था, एंड हमें पता है कि ब्लैक बियर्ड हमेशा से माइंड गेम्स खेलता है और सभी से वो 2 कदम आगे ही रहता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्लैक बियर्ड को पता चल गया था कि सैटर्न एग हेड आइलैंड पर जा रहा है, एंड ब्लैक बियर्ड को ये इन्फो लाफेट दे सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा हुआ है कि वो बहुत ही आराम से एक स्पाई की तरह काम कर सकता है। पहले भी वो मरी जॉयस में धीरे से घुस चुका है, और अगर तुम्हें याद ना हो तो आई थिंक ये एपिसोड 100 के आसपास की बात है। वैसे ब्लैक बियर्ड एग हेड जाने वाला था बिकॉज ऑफ सेराफिम्स, क्योंकि उसे पता था कि उनके पास लुरानियन की पावर्स हैं, और उनमें से एक के पास बोआ की भी पावर है, जो कि ब्लैक बियर्ड को चाहिए थी। अब तुम सोचो कि बीच में मैंने ये कौन सी चीज घुसा दी कि ब्लैक बियर्ड एग हेड आइलैंड पर जा रहा है, वो भी सेराफिम्स के लिए। दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? लेकिन वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आगे ब्लैक बियर्ड सैटर्न का क्लोन बनाने के बाद, मतलब काइंड ऑफ डेविल फ्रूट क्लोन बनाने के बाद वो क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहली और ऑब्वियस चीज है कि ब्लैक बियर्ड यहाँ पर सैटर्न के कॉपी का यूज करके अपना डील पूरा कर सकता है, जो कि उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट से करनी है। लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम है, बिकॉज इससे ब्लैक बियर्ड को उतना कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो बात करते हैं कि आखिर ब्लैक बियर्ड ऐसा क्या करेगा कि उसके सारे काम एक साथ हो जाएं। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि अगर डेवॉन सैटर्न का लुक कॉपी कर पाती है, जो कि आई थिंक वो कर लेगी, और हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि जो सेराफिम्स का कंट्रोल है उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी इन्हीं बुड्ढों के पास है। लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर दूसरे एल्डर्स तो सेराफिम को कमांड देकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1090 में देखा था कि अगर किसी बंदे ने सेराफिम को कमांड दिया है तो उससे उसके ऊपर के अथॉरिटी वाला ही चेंज कर सकता है, ना कि नीचे वाला और ना ही सिमिलर अथॉरिटी वाला। सो 5 एल्डर्स भी सैटर्न के ऑर्डर्स को ओवरराइट नहीं कर सकते। एंड इसी तरह से ब्लैक बियर्ड के पास इनडायरेक्टली सेराफिम्स का कंट्रोल आ जाएगा। ऑल्सो उसके पास बोआ का सेराफिम होगा तो उसे बोआ का फ्रूट भी मिल जाएगा इनडायरेक्टली, जो कि उसे चाहिए था। लेकिन ब्लैक बियर्ड को तो हम ठीक से जानते हैं, वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। देखो, अगर तुम अभी तक की चीजों को देखोगे जो कि ब्लैक बियर्ड ने ऑलरेडी कर रखी है, स्पेशली आफ्टर वानो आर्क, तो यहाँ पर उसने सबसे पहले पुडिंग को कैप्चर किया था, एंड उसकी एबिलिटीज हमें पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो एशियन लैंग्वेज पढ़ सकती है, वो लोगों के मेमोरीज को भी एक्सेस कर सकती है और उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकती है। इसके बाद उसने कोबी को भी कैप्चर किया था। अब आई नो कि तुम लोग को पता है कि उसने कोबी को क्यों कैप्चर किया था, ताकि वो उसको ट्रेड कर सके और मेकिंग हचिनोसु एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइलैंड। बट आई थिंक इसकी ये बार्गेन बहुत बड़ा है इवन फॉर कोबी, क्योंकि ब्लैक बियर्ड को भी ये बात पता है एक छोटे से वाइस एडमिरल लेवल के बच्चे के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट इतना बड़ा ट्रेड नहीं करेगी। लेकिन ब्लैक बियर्ड को ये भी पता था कि कोबी का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ चुका है, क्योंकि उसे अब हीरो ऑफ द मरीन्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मौके पे चौका तब हुआ जब उसने एक्चुअली में गार्प को पकड़ लिया, वो भी अनजाने में। अब जहां तक गार्प की बात है तो गार्प और भी बड़े लेवल का ऑफिसर है, उसके लिए ये ट्रेड होना पॉसिबल है। यहाँ पर जो चीज मुझे लगती है कि ब्लैक बियर्ड यहाँ पर डेवॉन की पावर्स, यानी कि जब वो सैटर्न बन जाएगी उसका यूज करके ट्रेड करने का यूज नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर सबसे पहले उसका यही एम है कि किसी भी तरह से वो मरी जॉयस में एंट्री ले पाए, जो कि अभी वो गार्प को
लेके करेगा, वो कैसे टर्न आउट होगा आई डोंट नो। बट लेट्स से कि अगर ब्लैक बियर्ड किसी भी तरह से इस लेवल का एक्सेस पा जाता है कि उसका आइलैंड अब एक रिकॉग्नाइज्ड आइलैंड बन चुका है वर्ल्ड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, एंड अब उसे एक सीट मिल चुकी है पूरे रेवरी में, तो जिस तरह से कोबरा के पास एक्सेस था कि वो जाके कभी भी इन 5 बुड्ढों से बात कर सकता है या मरी जॉयस में जा सकता है, उस तरह से ब्लैक बियर्ड के पास भी ये एक्सेस हो जाएगा। इस पॉइंट पर वो डेवॉन की पावर्स को यूज कर सकता है ताकि वो हिडन ट्रेजर खोज पाए जो कि इस समय मरी जॉयस में छुपा हुआ है। एंड जिस तरह से उन लोगों ने बोला था कि उन्हें पूरी दुनिया पे कैप्चर करना है, इसके लिए वो पावर बहुत जरूरी है और वो कुछ भी हो सकता है। लिटरली अभी जो वेपन इमू ने यूज किया था लुलुशिया किंगडम के ऊपर, वो भी ये चीज हो सकती है। एंड क्योंकि सैटर्न का क्लोन है उसके पास, तो वो सेराफिम्स को कमांड कर सकते हैं कि भाई तुम जाके होली नाइट्स के साथ फाइट करो या फिर मरी जॉयस में जाके कुछ बवाल मचाओ ताकि उसे ये सब काम करने में आसानी हो जाए। एंड इसके बाद जो उसके पास पुडिंग की एबिलिटीज है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ब्लैक बियर्ड उसे मारेगा नहीं। अगर उसने उसको मार दिया तो उसकी एंशिएंट रीडिंग वाली कैपेबिलिटीज का पूरा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर पुडिंग के डेड फूड का सबसे अच्छा यूज ऐसा कर सकता है ब्लैक बियर्ड कि अगर उसके हाथ कोई भी बुढ़ा लग गया इस पूरे केओस के बीच में, या फिर कोई भी ऐसा आदमी लग गया जिसको एक्चुअली में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पता है, तो यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के पास काफी सारा सीक्रेट नॉलेज आ जाएगा जो कि अभी इस दुनिया में किसी के पास नहीं है इन 5 को छोड़ के। एंड ये नॉलेज कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये इतनी बड़ी चीज है कि 5 के 5 बुड्ढे इस समय एगहेड आइलैंड पर आ चुके हैं ताकि वो वेगापंक के अनाउंसमेंट को रोक पाए। 5 के 5 इस आर्क में, जिसमें हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। और अगर वो मरी जॉयस पे अटैक नहीं भी करता है तो भी वो पुडिंग के दूसरे एबिलिटीज का यूज कर सकता है, जो कि पोनिग्लिफ्स को रीड करना। क्योंकि अब उसके पास सैटर्न का एक्सेस है तो वो लिटरली किसी भी सेराफिम को कमांड कर सकता है या फिर सारे के सारों को कमांड कर सकता है, क्योंकि उसके बिहाफ पर जाके फाइट कर सकते हैं उन लोगों से जहां पर वो पोनिग्लिफ्स छुपे हुए हैं। जैसे कि अगर तुम अपना रोड पोनिग्लिफ देखोगे जो रेड वाला है, वो जिस भी जगह पर है वहां पे कोई बहुत बड़ी प्रोटेक्शन नहीं हो रही है। इनफैक्ट बिग मॉम के डिफीट होने के बाद उसका आइलैंड भी बहुत ज्यादा अनप्रोटेक्टेड है, और मिंग ट्राइब और वानो कुनी में फाइट करना उतना भी हार्ड नहीं होगा ब्लैक बियर्ड के लिए, कंसिडरिंग कि उसके पास अब 7 वॉरलॉर्ड्स की एबिलिटीज हैं इन द फॉर्म ऑफ सेराफिम्स। तो यहाँ पर जो ब्लैक बियर्ड का प्लान है वो बहुत ही ऑलराउंडेड से लग रहा है कि वो एक तरफ से नहीं, वो हर तरफ से लेने को तैयार है। जिधर से वो नहीं ले पाएगा उधर वो जबरदस्ती डाल देगा। एंड अभी प्रेजेंट टाइम में जिस हिसाब से वन पीस चल रहा है, अचानक से ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो कि हमने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। शायद ये सारी चीजें हमें बहुत जल्दी होते हुए दिख सकती हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ एक फैन थ्योरी है, तो इसके सच होने के चांसेस उतने ही हैं जितना मोडा सेंसे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है इस फैन थ्योरी के बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हें क्या लगता है कि क्या ब्लैक बियर्ड ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा है, या फिर उसके प्लान्स और भी ज्यादा गहरे हैं जो कि मेरे दिमाग तक अभी नहीं पहुंचे हैं। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। मैं ट्राई कर रहा हूँ और एक्टिव होने का, थोड़ा मोटिवेट करो यार, कमेंट्स में थोड़ा और मोटिवेट करो, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।